प्यारे तलबा व तालिबात, आज का हमारा सबक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी ग़िज़ा आवर फूड 6th क्लास से। और आज आपके मुंह में पानी आने ही वाला है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपसे आपकी पसंदीदा ग़िज़ा के बारे में कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? और हो सकता है कि आपके जवाब में आपकी पसंदीदा ग़िज़ाओं की फ़हरिस्त में लड्डू, बिरयानी, इडली, डोसा, सांभर, दाल, चिकन फ्राई, चिकन अफ़गानी, चिकन मुग़लई, न जाने क्या-क्या आपकी फ़हरिस्त में होगा। लेकिन यहाँ स्क्रीन पर ग़िज़ा की तस्वीर देखकर आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ रहा होगा। लेकिन बच्चों, जब हम इन ग़िज़ाओं के पकाने के तरीक़ों, उसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया और उनके ज़राए कि वो कहाँ से हासिल होते हैं पूछा जाए, तो आप बोलेंगे कि हमको तो खाने से मतलब है, पकाने वकाने की तो हम ज़हमत भी उठाना नहीं चाहते। लेकिन बच्चों, आपको ग़िज़ा के अज्जा और पकाने के तरीक़ों का भी इल्म होना चाहिए। और आज हम इस सबक में यही सीखेंगे कि ग़िज़ा के मुख्तलिफ़ अज्जा क्या है, ग़िज़ा के मुख्तलिफ़ ज़राए कौन से हैं और ग़िज़ा को पकाने के तरीक़े, उनको महफूज करने के तरीक़े कौन से हैं, हम यही सीखेंगे। तो बच्चों, बताओ कि हम ग़िज़ा का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम ग़िज़ा खाते हैं? दरअसल हम ग़िज़ा का इस्तेमाल अपनी सेहत और तवानाई के लिए करते हैं। अगर हम ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ना हम सेहतमंद रहेंगे और ना ही हमें तवानाई होगी। तो बच्चों, आपकी किताब के पहले सफ़े पर चंद ग़िज़ाई अशिया की तस्वीर दी गई है। आपको उन तस्वीर का मुशाहिदा करना है और उनके नाम पहचान कर उन तस्वीर के बाजू या नीचे आपको उनके नाम लिखना है। तो चलिए, आप इनके नाम लिखिए। तो आपने इन तस्वीर में मुख्तलिफ़ क़िस्म की ग़िज़ाओं का मुशाहिदा किया है, उनका नाम भी लिखा है। चलिए, अब हम एक मशग़ले के ज़रिए ग़िज़ा की मुख्तलिफ़ अक़साम को मालूम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम रोज़ाना सुबह से शाम तक मुख्तलिफ़ अक़साम की ग़िज़ाएँ खाते हैं। हम सुबह जो खाए वो दोपहर में भी नहीं खाते और शाम में भी नहीं खाते। हम दिन में अलग अलग क़िस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं। आपने कल क्या खाया था, उसकी फ़हरिस्त बनाइए और अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू कीजिए और उन्होंने कल क्या खाया था उसके बारे में मालूमात इकट्ठा कीजिए और उन मालूमात को जिदवल 1 में, जो सफ़े नंबर 2 पर है, उसमें दर्ज कीजिए। तो उस जिदवल में पहले है तालिबे इल्म का नाम। तो इस तालिबे इल्म के नाम के कॉलम में आपको आपके दोस्तों के नाम लिखना है, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनसे आप मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं कि वो कल क्या खाए थे, उनका नाम लिखना है। और दूसरी तरफ वो लोग कौन सी ग़िज़ा खाए थे, मतलब वो दाल खाए थे, रोटी खाए थे, बिरयानी खाए थे, उस ग़िज़ा का आपको नाम लिखना है जो वो इस्तेमाल किए थे। तो आप इस जिदवल को मुकम्मिल कीजिए, मालूमात को इकट्ठा कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर ये सलाहियत आनी चाहिए कि आप मालूमात इकट्ठा कर सके। इस जिदवल को मुकम्मिल करने के बाद इस जिदवल पर गौर कीजिए, क्या इस जिदवल में कोई मुश्तरका ग़िज़ा है। आप इस जिदवल की मदद से ग़िज़ा के अक़साम की फ़हरिस्त बनाइए और मुशाहिदा कीजिए कि क्या तमाम तुलबा एक जैसी ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हम इस मशग़ले से ये सीख सकते हैं कि हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ क़िस्म की ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ग़िज़ा के अज्जाए तरकीबी किसे कहते हैं। तो इसको जानने के लिए हम एक मशग़ला करेंगे कि ग़िज़ा की तैयारी में कई अशिया की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, इस मशग़ले में हम आपको मिलाते हैं रहीम से, जो आप ही की तरह बिरयानी
کھانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے بریانی بنانے کے لیے کہا اور اس سلسلے میں رحیم اپنی ماں کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو بھی اپنے گھر میں فرصت کے اوقات میں گھر کے کام کاج میں مدد کرنی چاہیے۔ تو بچوں، رحیم کی ماں نے رحیم سے کہا کہ بریانی بنانے کے لیے ضروری اشیاء کی فہرست تیار کرے۔ تو رحیم نے فہرست کچھ یوں تیار کی کہ چاول، نمک، زیرہ، ٹماٹے، آلو، پیاز، گوشت وغیرہ۔ اگر رحیم کی فہرست میں کچھ اشیاء چھوٹ گئی ہو تو آپ اس کو مکمل کر دیجئے تاکہ بریانی مزیدار ہو جائے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس مشغلے میں رحیم نے کیا کیا۔ تو رحیم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ چاول پکانے کے لیے ہمیں صرف 2 اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بریانی پکانے کے لیے ہم کو کئی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچوں، مختلف غذاؤں کی تیاری میں ہمیں مختلف غذائی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ تہاری میں کچھ الگ غذائی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، بریانی میں کچھ الگ غذائی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ اشیاء جو غذا کی تیاری کے لیے ضروری ہے انہیں اجزائے ترکیبی، اس غذا کے اجزائے ترکیبی کہا جاتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں انگریڈینٹس بھی کہتے ہیں۔ بچوں، اس مشغلے سے آپ جان گئے ہوں گے کہ غذا کے اجزائے ترکیبی کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، جو اشیاء غذا میں استعمال کی جاتی ہے، پکانے میں استعمال کی جاتی ہے، اس اشیاء کو، ان چیزوں کو ہی اس غذا کے اجزائے ترکیبی کہا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں بھی، رٹا مت ماریے، بس اس کو یاد رکھیے اور سمجھیے۔ تو آپ کے سامنے پیج نمبر 3 پر آپ کی کتاب میں ایک جدول دی گئی ہے، چند غذائی اشیاء دی گئی ہے، آپ کو ان کے اجزائے ترکیبی لکھنا ہے، مطلب اس میں اس غذا کو بنانے میں کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو آپ یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ کام ہم نہیں کریں گے، آپ کیجئے اپنے گھر میں، اپنے والدہ سے، اپنے بڑوں سے، جو بھی ہے پکانے والے، ان سے معلومات حاصل کیجئے اور اس جدول میں پر کیجئے۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ آپ کبھی ڈبہ بند غذا یا کور میں پیک غذا جیسے کہ بسکٹ یا آلو چپس وغیرہ کھایا ہوگا۔ تو بچوں، آپ نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس کور کے پچھلے حصے پر اس غذا کے اجزائے ترکیبی انگلش میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انگریڈینٹس کے نام سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ آئیے پھر ایک بار ہم آپ کو اس بات کے بارے میں بھی بتلا دیں۔ تو یہاں پر اسکرین پر ایک کور ہے اور ایک ڈبہ بند غذا بھی ہے، ایک ڈبے والی غذا بھی ہے۔ تو اس کور والی غذا کے بنانے کے لیے کن اجزاء کا استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے یہاں پر انگریڈینٹس کے نام سے۔ اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اس کور والی غذا کو کب تیار کیا گیا ہے، یعنی اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ کیا ہے، وہ بھی آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ دیکھ کر ہی خریدنا چاہیے، اگر بہت پرانی ہے تو اس کو نہیں خریدنا چاہیے۔ تو یہ اس طریقے سے ہوتی ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ۔ اب آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ کور والی غذا کب خراب ہو جائے گی، کب کھانے کے قابل نہیں ہوگی، مطلب کب ایکسپائر ہو جائے گی۔ وہ ڈیٹ اس طریقے سے ہوتی ہے، یا بعض اوقات بیسٹ بیفور 6 منتھس 12 منتھس اس طریقے سے، یعنی یہ غذا تیار کی ہوئی ڈیٹ سے 6 مہینے یا 12 مہینے تک ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس کو پروجیکٹ کے طور پر بھی حل کر سکتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے، تجربہ کرتے ہوئے آپ اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، کیا آپ نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ ڈبہ بند غذاؤں میں یا کور والی غذاؤں میں یا دوسری غذاؤں کی تیاری میں جن اجزائے ترکیبی کا استعمال ہوتا ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کے سامنے جو ایک مونگ دال کا کور ہے اور اس غذا میں، اس پیکٹ میں جو غذا موجود ہے اس کی تیاری کے لیے جن جن اشیاء کا استعمال کیا گیا ہے وہ اشیاء ہم کو کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ بے شک آپ جانتے ہیں، اور آپ کو بتلانا بھی بہت آسان ہے، یہ پودوں سے حاصل ہوئی ہے۔
तो बच्चों, ग़िज़ा के ज़राए जो होते हैं वो दो अहम ज़राए होते हैं। वो ये है, एक है जानवर, दूसरा है पौधे। उसके अलावा भी चंद दीगर ज़राए भी हो सकते हैं, लेकिन दो बहुत ही अहम ज़राए हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों, मुख्तलिफ़ जानवरों से हम मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा हासिल करते हैं। आम तौर पर हम जानवरों से दूध, अंडे और गोश्त हासिल करते हैं, जबकि पौधों से हम मुख्तलिफ़ किस्म की तरकारियाँ, फल फूल वगैरह हासिल करते हैं। हम पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। बाज़ पौधों के हम पत्तों को इस्तेमाल करते हैं, तो बाज़ पौधों के हम जड़ों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ पौधों के बहुत ही कम तादाद में हम तना भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए इसी मुनासिबत से एक जदवल को मुकम्मिल करेंगे। तो चलिए। तो आपकी किताब के सफ़े नंबर 4 पर एक जदवल दिया गया है। उस जदवल के पहले कालम में चंद अज्जाए तरकीबी की फ़हरिस्त दी गई है। तो हर एक जुज़ तरकीबी के ज़राए को आपको मालूम करना है। अगर वो जुज़ तरकीबी या वो शय जो पहले कालम में दी गई है, वो ग़िज़ा अगर आपको पौधों से हासिल होती है, तो आपको दूसरे कालम में पी यानी पी फॉर प्लांट्स लिखना है। अगर वो जानवरों से हासिल होती है तो आपको ए यानी ए फॉर एनिमल्स लिखना है। और इन दोनों से भी हासिल नहीं होती है, बल्कि कोई दूसरे ज़राए से हासिल होती है, तो आपको ओ लिखना है यानी ओ फॉर अदर्स। साथ ही साथ आपको तीसरे कॉलम में उस ज़राए का यानी नाम भी लिखना है। मतलब वो पौधों से हासिल हुआ है तो आपको उस पौधे का नाम भी लिखना है। अगर वो जुज़ तरकीबी आपको जानवरों से हासिल हुआ है तो आपको उस जानवर का नाम भी लिखना है। बहुत ही आसान है, हम आपको एक करके बताते हैं। आप मज़ीद माबाकी जुज़ो तरकीबी के ज़राए आप ख़ुद मालूम कीजिए अपने तौर पर, या अगर मुश्किल हो रही हो तो अपने दोस्तों से या घर वालों से मदद लेकर आप जदवल को मुकम्मिल कर सकते हैं। तो प्यारे तुलबा व तालिबात, हम आपकी मदद के लिए पहले जुज़ तरकीबी का ज़रिया और उसका नाम कर बता देते हैं। आप माबाकी कीजिए। तो पहला है पकवान में इस्तेमाल होने वाला तेल। तो बहुत आसान है, आप कहेंगे कि पकवान में इस्तेमाल होने वाला तेल तो हमको जानवरों से हासिल नहीं होता है, बल्कि ये तो पौधों से हासिल होता है। तो आप यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे बल्कि पी लिखेंगे, यानी पी फॉर प्लांट्स, यानी पौधों से हमको हासिल होता है। पकवान में इस्तेमाल होने वाला तेल हमको पौधों से हासिल होता है, इसलिए हम यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखेंगे पी। अब उसके बाद के कॉलम में आपको उस पौधे का नाम लिखना है। तो पकवान में इस्तेमाल होने वाला तेल हमको कौन से पौधे से हासिल होता है? जी हाँ, हमको सनफ्लावर पौधे से हासिल होता है, यानी सूरजमुखी के पौधे से हासिल होता है। साथ ही साथ ये मूंगफली से भी हासिल होता है। तो आपको इन दो पौधों के नाम लिख देना है, एक सूरजमुखी का पौधा और एक मूंगफली का पौधा। बच्चों, ये इस लेसन का पहला हिस्सा था। बाकी हिस्सा आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। आप जब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए।